Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter 3rd FSC first year. लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर आर्टिकल, तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है मेथड्स फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस. आज का जो हमारा आर्टिकल है उसकी हेडिंग है मेथड्स फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस. मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने लगे हैं वो है जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट. जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट. व्हाट इज़ कॉल्ड एज जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हैं, करीब करीब हैं, और गैस किस फॉर्म में है, गैस इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड स्टेट. जब हम इस गैस के ऊपर, ये प्रेशर इस पर क्या है, हाई है. अब हम क्या करते हैं, इसी गैस को लेते हैं और इस गैस पर प्रेशर क्या कर देते हैं, पिस्टन ऊपर चला गया है, इसका मतलब है प्रेशर हमने क्या कर दिया है, लो. जब हम प्रेशर लो कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब नहीं रहते, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, और मॉलिक्यूल जब दूर दूर चले जाएंगे, कंप्रेस स्टेट में क्या मौजूद होता है, IMF इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट. जब हम इस पर प्रेशर रिड्यूस करेंगे, मॉलिक्यूल अवे चले जाते हैं, मॉलिक्यूल जब अवे चले जाएंगे, IMF आर ब्रोकन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ब्रोकन, ये टूट जाती हैं, और इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. दैट रिक्वायर एनर्जी, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है. इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर रिड्यूस करते हो कंप्रेस्ड गैस पर तो मॉलिक्यूल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर देते हैं, दैट रिक्वायर एनर्जी. तो मॉलिक्यूल एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, फ्रॉम इट सेल्फ. तो अगर इट सेल्फ एनर्जी गेन करेंगे, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल हैं, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी क्या होगी, दे विल हैव लो एनर्जी. क्या मतलब है कि जब आपने कंप्रेस्ड स्टेट में गैस को क्या किया, उस पर प्रेशर रिड्यूस कर दिया, गैसों की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक हो गई, उसके लिए एनर्जी चाहिए. जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल रह जाएंगे, एनर्जी किधर इस्तेमाल हो रही है, टू ब्रेक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. जो रह जाएंगे उनकी एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो उससे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जब कंप्रेस स्टेट में गैस पर प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, तो अब इसको हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन, व्हेन सडनली, अचानक हम क्या करते हैं, प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर कम किया जाता है ऑन ए गैस इन कंप्रेस्ड स्टेट. गैस कंप्रेस्ड स्टेट में हो और उस पर प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, इट विल कॉज कूलिंग, इससे कूलिंग पैदा होती है, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट. और इसकी रीज़न क्या है वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब गैस पर प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, मॉलिक्यूल अवे जाते हैं, और मॉलिक्यूल अवे जब जाएंगे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, मॉलिक्यूल अवे जाते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, दैट रिक्वायर एनर्जी, और मॉलिक्यूल एनर्जी कहाँ से गेन करेंगे, फ्रॉम इट सेल्फ. और
जो रिमेनिंग मालिक्यूल होंगे, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है, उनकी एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का मतलब ये है, ये कूलिंग काज करेगा, और इस अमल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट जो है जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट के बाद अगला जो फिनोमेना हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। लिंडेज मेथड और लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। ये किस पर बेस किया गया है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस असूल पर काम करता है? ये इस असूल पर काम करता है कि जिस तरह से जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट ऑपरेट करता था, प्रेशर रिड्यूस करने पर गैसें क्या करती हैं, कूलिंग काज करती हैं। तो इसका मतलब है ये बेस किया गया है अपॉन जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट। इसको जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट पे बेस किया गया है। इट इज़ बेस्ड अपॉन जॉउल-थॉम्सन इफ़ेक्ट। अब इसको लिंडेज मेथड को हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। एक्सप्लेन लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। इसमें बेसिकली हम दो काम करते हैं जो कि एसी में भी होते हैं, फ्रिज में भी होते हैं। नंबर 1 गैस को कंप्रेस करेंगे और नंबर 2 गैस को एक्सपेंड करेंगे। कंप्रेशन और एक्सपेंशन, जिसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी डायग्राम को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास एयर होती है, तो एयर पर प्रेशर कितना होता है, 1 atm। यहाँ पर कौन ऑपरेट कर रहा होता है, कंप्रेसर, और कंप्रेसर कितना, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्रेसर, और कंप्रेसर कितना प्रेशर कर देता है, 200 atm। 200 atm जब कंप्रेस होगी गैस, तो कंप्रेस होने पर ये गैस क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। क्यों हीट अप हो जाएगी? हीट ऑफ कंप्रेशन उसको बोलते हैं कि मालिक्यूल्स को जब कंप्रेस किया जाता है, मालिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइजन में उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इस हॉट एयर को, क्योंकि ये गर्म हो गई है, ये अपवर्ड मूव करेगी, और अपवर्ड मूव करते हुए इसको किधर मूव करवाएंगे, ये जो पाइप होगा जिसमें से हॉट एयर अपवर्ड मूव कर रही है, इसके इर्द गिर्द हम क्या रखेंगे, आइस कोल्ड वाटर, या आइस कोल्ड वाटर कह लो, या इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्या होता है, ठंडा पानी। वो क्या करेगा, इस हीट ऑफ कंप्रेशन को रिमूव कर देगा। मीन हॉट एयर जाकर आगे क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। लेकिन अभी भी उसका प्रेशर कितना है, अभी भी उसका प्रेशर है 200 atm, कंप्रेस्ड स्टेट में है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हमने गैस को क्या किया, पहला जो काम किया, गैस को हमने कंप्रेस किया, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ एयर। कंप्रेशन किया, और कंप्रेशन करते हुए हमने क्या किया, 1 atm से बढ़ाकर कितना प्रेशर कर दिया, 200 atm गैस का प्रेशर कर दिया। अब ठंडा पानी जो है उसको, एयर को ठंडा कर देता है। ये एयर आगे जाती है, तो आगे हमने लगाया होता है स्पाइरल पाइप। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर स्पाइरल पाइप नहीं लगाएंगे तो ये पाइप बस्ट कर सकता है। इस वजह से हम स्पाइरल पाइप लगाते हैं, और स्पाइरल पाइप जो है, ये स्पाइरल पाइप है। अगर सीधा होता, ये जो ट्यूब है ये सीधी होती, तो प्रेशर इतना हो सकता था कि ये बस्ट हो जाती। तो ये इसके एंड पर के ये क्या लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेट। जेट होता है बेंड हुआ हुआ, और एंड पे जो सुराख है उसको हम नाम देते हैं नोज़ल। नोज़ल का नाम देते हैं। अब जब एयर इसमें से बाहर आएगी, ये एयर यहाँ से ठंडी हो गई है, अपवर्ड मूव कर रही है,
और मूव करते हुए क्या होगा, ये इसमें से बाहर आएगी। जब इसमें से डियर स्टूडेंट्स बाहर आती है तो बाहर आकर दोबारा उसका प्रेशर कितना हो जाता है, 200 से कम होकर 1 atm दोबारा आ जाता है। कंप्रेशन के बाद आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंशन। हमने पहले कंप्रेशन की, फिर उसको एक्सपेंड किया, जेट से बाहर आई, दोबारा 1 atm हो जाएगा, तो दोबारा एक्सपेंशन से 200 atm से कम करके दोबारा हम कितने पे ले आते हैं, 1 atm पे ले आते हैं, और गैस क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। और एक्सपेंशन से आपको पता है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट ये कहता है कि उससे क्या पैदा होगी, कूलिंग, उससे कूलिंग पैदा होगी, उसी असूल पे काम करता है। ये ठंडी हवा जो है ये जाएगी टुवर्ड्स दी कंप्रेसर, तो कंप्रेसर की सिमत जाएगी तो नई आने वाली एयर को भी क्या करेगी, ठंडा करेगी। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट से ये कूल होती जाएगी। इस तरह से कूल होते होते इतना टेम्परेचर कम होगा कि वो जो एयर या गैसेस होंगी वो बॉटम पे कलेक्ट होती जाएंगी। उसके लिए हम अगली हेडिंग देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ लिक्विड। गैस को हमने लिक्विड में बदल लिया है, अब उसको हम कलेक्ट करते जाते हैं बॉटम पर, तो हमारे पास ये ठंडी एयर गई है, हॉट एयर को ठंडा करेगी। ये प्रोसेस रिपीटेडली होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। हॉट होगी रेफ्रिजरेटिंग, लिक्विड भी उसको ठंडा करेगा, जूल थॉमसन इफेक्ट भी उसको ठंडा करेगा। इस मेथड का एडवांटेज क्या है, इस मेथड के ज़रिए ऑल गैसेस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है डियर स्टूडेंट कि इस मेथड के ज़रिए सारी गैसेस को लिक्विड में बदला जा सकता है, स्वाय हाइड्रोजन एंड हीलियम इस मेथड के ज़रिए जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और इनके लिए एक और मेथड इस्तेमाल होता है जिसको क्लॉड्स मेथड बोला जाता है। क्यों नहीं इनको बदला जा सकता, नंबर 1, ये दोनों गैसेस जो हैं इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ भी छोटा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होती हैं। ये दोनों कम होने की वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस वजह से इनको लिक्विड में बदलना पॉसिबल नहीं होता। तो दिस वाज द मेथड ऑफ लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विड।